नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल DSV द विजन में। मैं दिनेश सर एक बार फिर से संविधान की क्लास में, और इसमें आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास में कुछ देखा था। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो इस पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी और भारत में इन लोगों ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ में 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद भारतीयों का शोषण करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू कर दिया था, और एक एक अधिनियम बना करके इन लोगों ने भारतीयों पर थोपना शुरू किया। अब उसी का हमने देखा था कि आगे चल करके 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का एक विधेयक आता है, स्वराज विधेयक, और इस विधेयक में स्वराज की मांग की जाती है। फिर हमने देखा कि 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा एक संविधान सभा की मांग की जाती है जो भारतीयों के इच्छानुसार हो। फिर हमने देखा कि 1934-35 का समय आ जाता है, और 1934-35 हमने आपको बताया है कि कांग्रेस के द्वारा इस संविधान सभा की मांग को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया गया। फिर भी ब्रिटिश सरकार पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विशेष करके, और समय आ जाता है 1939 का, और इस 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि भारतीय हमारे साथ हैं और इन लोग मिल करके हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ेंगे, लेकिन भारतीयों ने इनका साथ देने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या था हमने आपको पूरे पिछले वीडियो में बताया है, तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वहाँ पे जा करके मेरा पार्ट 1 का वीडियो उसमें देखें और अच्छे से समझ में वहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने देखा कि आगे बताया था कि 1940 का समय होता है, और इस 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, असफल रहा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ये भी असफल हो जाता है। इसकी असफलता कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच आपसी असहमति थी। फिर हमने देखा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध आपका समाप्त हो जाता है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, लेकिन भारतीयों को अभी भी संविधान सभा मिला नहीं। तो 1946 में जब 1945 में जब ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है, तो 1946 में लिबरल पार्टी की जो सरकार होती है उसने 1946 में एक मिशन भेजा, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब यही कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है, और यह आपका 3 सदस्य ही होती है, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस होते हैं, भारत सचिव थे, और नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसमें हमने देखा था कि इससे आती है एक योजना होती है, नाम होता है इसका कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और इस कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत में 389 सीटें निर्धारित की गई। 389 सीटें निर्धारित की जाती हैं। अब ये जो 389 सीटें निर्धारित की गई थी, इसमें 2 महत्वपूर्ण बात की गई थी। ये था, एक था कि इसमें 296 सीटों पर निर्वाचन होगा। 296 सीटों पर निर्वाचन किया जाएगा, और 93 सीटें, इसमें एक बात ये थी कि 93 सीटें देशी रियासतों के लिए, देशी रियासतों से
मनोनीत देशी रियासतों से मनोनीत सदस्य आएंगे। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत यही चीज़ें डिसाइड करेगी। 296 सीटें पर निर्वाचन किया जाएगा और 93 सीटें देशी रियासतों से मनोनीत होकर के सदस्य इसमें आएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब 296 सीटों पर चुनाव कराया गया और इसमें देखें जब 296 सीटों पर चुनाव कराया गया तो इसका परिणाम निकल करके आया और इस परिणाम में देखें, इसे परिणाम में देखें तो परिणाम आपका इसमें प्रमुखतः जो थी ये थी आपकी कांग्रेस थी और इसमें देखें तो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग थी और देखें इसमें कुछ अन्य पार्टियां भी थी, इसमें कुछ अन्य पार्टियां भी इसमें थी। तो कांग्रेस थी और इसी में मुस्लिम लीग थी और साथ ही साथ में कुछ अन्य पार्टियां भी इसमें थी, जिसमें इस चुनाव में देखें तो कांग्रेस को 204 सीटें मिली, कांग्रेस को 204 सीटें मिलती हैं और मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट ही मिली। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा और अन्य पार्टियों को देखें तो अन्य पार्टियों को 15 सीटें यहाँ पर मिली। अब देखिए जब परिणाम निकल कर के आया तो 204 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती है और 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिली। अब जब चुनाव हो गया, परिणाम रिजल्ट आ गया, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे सारे लोगों को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में बुलाया गया कि अब क्या किया जाएगा, एक बैठक आयोजित इसमें की जाएगी। तब देखें यहाँ पे अब बैठक आयोजित की जाएगी तो इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को ये होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, होती है। देखिए जब भी बैठक हुई है तो कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष भी निकलता है। तो इसी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य, संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुन लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसी के ठीक 2 दिन बाद, डेट क्या हो जाएगा इसमें, 11 दिसंबर 1946, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की जाती है और इस दिन परिणाम स्वरूप देखें तो अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे यहाँ पे चुना गया।
यानी अब यहाँ पे कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और संविधान सभा की दूसरी बैठक इसके ठीक 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को होती है। और ठीक 2 दिन बाद ठीक 2 दिन बाद देखें तो समय हो जाता है 13 दिसंबर 1946। ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की जाती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की जाती है और इसी संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। यानी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है इसी के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाती है। अब आगे देखें तो अब यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया अब यहाँ पे प्रारंभ कर दी गई। और ये देखें तो अब ये समय आ जाता है धीरे धीरे 26 नवंबर 1949 और इस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन इसे लागू अभी नहीं किया गया। बन तो देखिए हमारा संविधान गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया जाता है। इंतज़ार किया जाता है 26 जनवरी 1950 का। इंतज़ार किया जाता है 26 जनवरी 1950 का और इस 26 जनवरी 1950 से ठीक 2 दिन पहले, यानी समय होता है 24 जनवरी 1950 और इस 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन संविधान सभा की आम सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा की आम सहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आम सहमति से राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुन लिया गया। इस तरीके से भारत के पहले राष्ट्रपति आपके बनते हैं। राष्ट्रपति के तौर पे इन्हें चुन लिया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की जाती है। अब आते हैं तो देखिए अभी जो संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसे लागू कब किया जाता है, पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950। क्योंकि देखिए इस 26 जनवरी को देखें तो 26 जनवरी को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले भारतीय तिरंगे को फहराया गया था और पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए ये हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। तो जब ये 26
जनवरी को और यादगार बनाने के लिए इंतज़ार किया जाता है 26 जनवरी 1950 का, और यही 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। इस तरीके से देखें तो हमारे संविधान के निर्माण में कुल समय देखें तो इसमें कुल समय लग जाता है 2 वर्ष 11 महीने, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। पूर्ण रूप से संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पर लगता है। इस संविधान के निर्माण में देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर संविधान में जो भी कार्य किया गया था ये आपका समितियों के माध्यम से किया गया था। जो भी निर्णय लिया गया था ये संविधान सभा की आम सहमति से इसमें निर्णय लिया गया था। इस तरीके से ये भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसमें देखें तो इस भारतीय संविधान में भागों की संख्या होती है, इसमें अनुच्छेदों की संख्या होती है और इसमें अनुसूचियों की संख्या होती है। तो अगर वर्तमान में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। अच्छा देखिएगा, इस संविधान तो हमारा निर्मित कर लिया गया। इसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे देखें तो पूछता है कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक है। और इसमें देखें अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जातियों की संख्या थी 26। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या थी 33, ठीक है। तो इस तरीके से अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा संविधान बना था इस संविधान में था क्या क्या। तो देखें इसमें भाग था, इसमें अनुच्छेद था और इसमें अनुसूचियां थी। यानी हमारे संविधान में भाग था, अनुच्छेद है और अनुसूचियां हैं। तो अगर इसमें देखें भागों की संख्या कितनी थी जब हमारा मूल संविधान बना था तब, तो अगर मूल संविधान में देखें और वर्तमान में देखें तो मूल संविधान में भाग था 22, वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है 25। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395, वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो कह सकते हैं 465 या 466 वर्तमान में आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है, इससे प्लस। और देखें अनुसूचियों की संख्या, तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। यानी 4 अनुसूचियां हमारे संविधान में बाद में ला करके इसमें जोड़ी जाती हैं। तो 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। फिर देखेंगे 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा। फिर 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है और फिर 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है। इस तरीके से कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है 12 हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए और जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उस पिछले वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में रंगों की बहार भरी हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।